हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप के ही अंदर हमारा सेकंड टॉपिक लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल को हम एक ओरिएंटेशन कह सकते हैं। लीडर का काम कराने का तरीका कैसा है, वो कैसे लोगों से काम लेता है, उसके अंदर जो लोग हैं उनके फॉलोअर्स, उसके स्टूडेंट या सबऑर्डिनेट्स, उन्हें वो कैसे मैनेज करता है, मैनेज करने का तरीका, उनका डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स, ये सब लीडरशिप स्टाइल्स कहते हैं। और हमारा सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। Autocratic is also called as monothetic leadership. It is one of the style which encompasses centralization of the decision-making power. Here, leader directs the subordinates and leader makes the decision without taking input from anyone who reports to them. लीडर जो किसी से भी रिपोर्ट नहीं लेते, वो लीडर जो है सबसे अपने आप को सबसे ऊपर मानता है और जो सारे के सारे डिसीजन वह खुद लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। और जो एम्प्लॉयज है उन्हें जस्ट ब्लाइंडली जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसीजन मिल गया उन्हें जस्ट फॉलो करना, वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। एम्प्लॉयज़ को ना ही कंसिडर किया जाता है ना ही कंसल्ट किया जाता है। एम्प्लॉयज़ का बस काम है वो रूल्स को जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करे, सवाल जवाब ना करे। ऑटोक्रेटिक में एम्प्लॉयज़ को सवाल पूछने का हक नहीं होता। इनफैक्ट वो डरते हैं कि अगर हम सवाल पूछे तो उनकी नौकरी पे खतरा ना आ जाए। एम्प्लॉयज हो या स्टूडेंट, उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करना या कंप्लेंट नहीं करना, उसे जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करना है रूल्स एंड रेगुलेशन को। एग्जांपल के तौर पे एक समझिए, जैसे कि मैनेजर जब शिफ्ट चेंज करता है, जब नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, वो नहीं सोचता कि इस एम्प्लॉय का परिवार है या वो कहीं ऐसी जगह से आता है, वो बस चेंज कर देता है। उसे बस आना है तो आना है। वो कंसल्ट नहीं करता उन एम्प्लॉय से क्या आप आ सकते इस टाइम पे, क्या आप नहीं आ सकते, आपकी जो सोबर टाइमिंग आप किस टाइम पे कंफर्टेबल फील करते हैं, सब पूछता नहीं है। उनके लिए जो उन्हें बेस्ट लगता है, मतलब लीडर को जो बेस्ट लगता है अपने लिए, वो ऐसा करता है। यहाँ पे जो लीडर होता है वो सोल डिसीजन मेकर होता है। यहाँ पर बस इसी की डिसीजन चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं, हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा, एडॉल्फ हिटलर, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये काफ़ी डोमिनेटिंग थे और अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलाते थे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उनके जो भी फॉलोअर्स थे। Merits of autocratic leadership. The leader continuously keep a watchful eye on the progress of the work so the productivity increase. Obviously autocratic leadership जो है उसमें पूरा डिसीजन मेकिंग जो रहता है मतलब लीडर के पास ही रहता है, तो डिसिप्लिन एंड रूल वे में काम सब चलता है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का काफ़ी हायर चांसेस रहता है। नंबर 2, ही हैज़ अ वेरी क्लियर विजन एंड फिलोसफी एज हिज गोल। उनका जो फिलोसफी रहता है पूरा मतलब कंपनी के बेनिफिट में रहता है। वो नहीं सोचते इससे एम्प्लॉय का क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। नंबर 3, क्विक एंड स्पीडी डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली बात है, डिसीजन मेकिंग सिर्फ लीडर को लेना है तो उन्हें कंसल्ट करने की किसी से ज़रूरत नहीं है, तो तुरंत से तुरंत डिसीजन ले सकते हो। नंबर 4, वर्कर आर जनरली ओबीडियंट एंड फॉलो डायरेक्शन। सही बात है, अगर वर्कर में अगर अच्छा खासा डिसिप्लिन एंड रूल एंड रेगुलेशन थोपा रहेगा तो वो काफ़ी मतलब रोबोट टाइप का काम करेंगे, तो ओबीडियंट ही उन्हें ओबीडियंट ही कहा जाता है कि डायरेक्शन में जैसा डायरेक्ट किया गया उस वे में काम करेंगे। Now the demerits of this autocratic leadership. Number 1 is feeling of subordinates are not considered. जो एम्प्लॉयज हो तो सोचेंगे कि हमारा कोई इज्जत नहीं, हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इससे क्या होगा, जो लेबर है डिमोटिवेट हो जाएंगे। नंबर 2 यही लिखा है, लेबर जो है वो अपने आप को डिमोटिवेट समझेंगे, हमारा तो कोई यूज ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा जो होता है, लीडर जो है कभी कोई पार्सल हो जाते किसी के प्रति। नंबर 4, हिज पर्सनल एम्बिशंस कम अबव द ग्रुप वेलफेयर। कभी कभी जो लीडर होता है उनका पर्सनल एम, पर्सनल मोटिव पूरा करने के लिए वो लेबर के इंटरेस्ट को खा जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर लीडर एब्सेंट हो या ना आए तो जितने भी सबऑर्डिनेट्स उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो इससे काफ़ी गड़बड़ी हो सकती है। नंबर 6, ग्रेटर एम्प्लॉयज टर्नओवर, एब्सेंटिज्म और रिज़ाइन। इससे क्या होता है, जो मतलब जो लेबर है अपनी इंपॉर्टेंस है, तो मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे कोई इज्जत नहीं मिलती, तो वो ट्राई करेंगे जो अच्छी कंपनी उधर चल जाएंगे, तो इससे एब्सेंटिज्म भी बढ़ेंगे, रिज़ाइन हो जाएगा। और इससे जो ट्रेड यूनियंस की आजकल बहुत होती है, ट्रेड यूनियंस हड़ताल ये सब भी स्टार्ट हो सकती है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वहाँ पॉसिबल है जहाँ लीडर जो है काफ़ी बेस्ट है परफॉर्मिंग, अपना काम करने में बेस्ट है। वर्क जो है मोनोटोनस है, मतलब सिंपल एक तरीका का काम होता है। वहाँ अनस्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा क्वालिफाइड लेबर की ज़रूरत नहीं है। रूटीन इन नेचर जो काम अप्रोच करते हैं। वह प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट टाइम एंड रिस्की, जहाँ जो प्रोजेक्ट वो शॉर्ट टर्म के लिए और रिस्की हो, क्योंकि अगर रिस्की प्रोजेक्ट है तो कभी भी लीडर एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहेगा, वो ट्राई करेगा कि बेस्ट से बेस्ट वे में
और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से ये आपका टीचर सेंटर लर्निंग के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, कौन सा मेथड उससे चुनना है, कौन सा मेथड उसके लिए अच्छा है वो सोचते हैं। स्टूडेंट लोग उससे समझ रहे हैं या स्टूडेंट के लिए कौन सा अच्छा है वो ये नहीं सोचते। टीचर को जो अच्छा लगता है वो मेथड अपनाता है। सो ये टीचर सेंटर के अंदर आता है। पॉइंट नंबर 2 इज़ द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये आपका ऑटोक्रेटिक का टोटल अपोजिट है, यानी कि इट इज़ द इनवर्स ऑफ autocratic leadership. The democratic leadership is one that gives the subordinate equal chance of participating in the decision-making process as what to be done, how to be done. Leader invite and encourages for the participating in decision making. यानी कि यहाँ पर जो लीडर वो सेंटर में और उसके चारों और उसके एम्प्लॉय और वह सारे एम्प्लॉयज़ से उनका इनपुट यानी कि उनका सजेशंस लेता है और अकॉर्डिंग टू दिस उनका सजेशन के थ्रू या सजेशन के इनपुट के थ्रू एक डिसीजन लेता है। ऑब्वियसली जो फाइनल डिसीजन है वो हमेशा लीडर ही लेता है, बट यहाँ पर जो होता है आपका एम्प्लॉयज़ का जो भी पार्टिसिपेशन होता है और जो भी उनका राय रहता है उससे मानने मतलब एक महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पे। लीडर का जो डिसीजन होता है वो एम्प्लॉय के राय से या सजेशन से इन्फ्लुएंस होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड इफेक्टिव स्टाइल। क्यों ऐसे इफेक्टिव कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें इंपॉर्टेंस मिलता है, सभी का पार्टिसिपेशन होता है और एक ऑप्टिमिस्टिक वर्क इन्वायरमेंट होता है, यानी कि मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट का वातावरण छा जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आप ऑब्वियसली आपको हर चीज़ अच्छा लगेगा और आप काम भी अच्छा से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में या कहीं पर भी अगर वोट हो रहा है तो वहाँ जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो इससे वो अपने इंपॉर्टेंस समझेंगे कि हम भी अपने मैनेजर को या अपने लीडर को चुन सकते हैं। इस टाइप की लीडरशिप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, क्योंकि महात्मा गांधी लोगों के साथ मिल के काम किए थे। उन्होंने कभी भी अपने आप को सुपीरियर नहीं कहा था, वो लोगों के साथ मिल के वो लीडर तो थे बट उन्होंने लोगों के साथ मिल के हर काम किया था। सेम नेल्सन मंडेला ने भी वही किया था। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से ये आपका मिक्सचर है टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर का, क्योंकि यहाँ पर टीचर आप ही लोग से पूछता है आप कौन सी मेथड से पढ़ना चाहते हो और ऑन एन एवरेज जो कि स्टूडेंट लोग कहते हैं उन सब की राय को लेके एक मेथड चुना जाता है और उस हिसाब से टीचर्स पढ़ाते हैं। यानी कि जो टीचर वो भी स्टूडेंट की राय को मान के उनके सजेशंस को मान के उनके साथ मिल के पढ़ते हैं। नाउ हियर वी कम्स टू द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन या डेमोक्रेटिक लीडरशिप या पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप। नंबर 1 इज सबऑर्डिनेट कैन पार्टिसिपेट। ऑब्वियसली यहाँ पर पार्टिसिपेंट का आपको राइट्स मिल जाता है। नंबर 2 वर्क इन्वायरमेंट इज कोऑपरेटिव। जो इन्वायरमेंट हो काफ़ी कोऑपरेटिव है, हेल्दी है, फ्रेंडली रहता है। नंबर 3 गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। यहाँ पर सारे लोगों के लिए बेनिफिट होता है, किसी के लिए कम किसी के लिए ज़्यादा नहीं, सब इक्वल है। नंबर 4 जो डिफरेंसेस होती है बाकी लोगों में या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ये तुरंत क्विकली सब चीज़ सॉर्टेड आउट हो जाती है। नंबर 5 वेलफेयर ऑफ द मेजॉरिटी इज़ कंसिडर्ड। जो वेलफेयर के बारे में यह सोचा जाता है, एम्प्लॉय वेलफेयर, लेबर वेलफेयर के बारे में यह सोचा जाता है। जैसे कि मैंने शिफ्ट के बारे में कहा था, अगर शिफ्ट चेंज हो रहा है किसी का तो उससे पूछा जाएगा कि आप रात में आने में कंफर्टेबल है, आप इस टाइम में आ सकते हो, वर्क कर सकते हैं या नहीं। तो ये सब आपके पहले कुछ भी काम देने से पहले आपसे एक बार पूछा जाएगा। बट इस स्टाइल के भी कुछ डिमेरिट्स हैं, तो चलिए जानते हैं उन डिमेरिट्स के बारे में। स्लो डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस बात है अगर सारे लोगों से पूछा जाएगा आप कंफर्टेबल है या नहीं है तो ये काफ़ी स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, टाइम बहुत लेगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। पॉइंट नंबर 2 इस टाइप के लीडरशिप स्टाइल में आपको बहुत सारी जेलेसी वाली फीलिंग दिखेगा, क्योंकि सबका पार्टिसिपेंट होता है, सबको लगेगा इसका पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, इसका कम है, तो जेलेसी वाली फीलिंग भी आ जाती है। पॉइंट नंबर 3 डिफरेंसेस। अगर डिफरेंसेस हो गए लाइक मैंने ये कहा था, तुमने ये कहा था, आपने ऐसा क्यों कहा, तो इससे डिफरेंसेस होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा एंड काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 मिडिल मैन एंड करप्शन कैन सेट इनटू द सिस्टम। इससे करप्शन काफ़ी आ सकता है और मिडिल मैन जैसे कहते हैं ना, 2 जन के झगड़े में तीसरे जन फ़ायदा उठा के ले जाता है, तो ये भी हो सकता है इसमें। क्योंकि एम्प्लॉयज़ जितने भी एम्प्लॉयज़ है कंपनी में या जितने भी स्टूडेंट, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। सो इस कारण बस डिफरेंसेस होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा और इससे क्या होगा, जो मिडिल मैन होगा या कोई बाहरी आदमी होगा इसका फ़ायदा उठा सकता है और ये कंपनी के लिए हानिकारक। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, लेज़र-फेयर स्टाइल। लेज़र-फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लेट देम डू, यानी कि खुद से करने दो। यहाँ पर हम अथॉरिटी जो होती है हम एम्प्लॉय पे बांट देते हैं
और वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। वो लोग लीडर की डिसीजन का वेट नहीं करते, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करने की कोशिश की जाती है। इट कैन लिमिट देयर डेवलपमेंट एंड ओवरलुक द कंपनीज ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। चांसेस है कि जो एम्प्लॉयज़ वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से काम लेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में ना सोचे। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है जो कि कंपनी के लिए हानिकारक हो सकती है। सो लेजर उन्हीं कंट्रीज में या उन्हीं कल्चर में पॉसिबिलिटी वहीं पर रह सकता है जहाँ पर वर्क कल्चर हो, जहाँ पर लोग अच्छे हो, ऑनेस्ट हो, अपना काम को ही अपना धर्म मानते हो, जहाँ पर लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ज़्यादा अच्छा मानते हो। यहाँ पर लीडर को टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि जो काम है प्रॉपर डिसिप्लिन वे में चलता रहे। आजकल आपको लेजर्स फेयर आपको देखने मिलेगा स्टार्टअप बिजनेस में। स्टार्टअप बिजनेस के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि जब लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनकी सारी जो शेयर्स होती है वो आउटर कंपनी को या लोन लेने के, जैसे ओयो के बारे में आप जानते होंगे कि जो वो स्टार्ट किए थे, भले वो ये ओनर तो थे बट उनकी जो शेयर्स एंड प्रॉपर्टीज़ थे वो चाइना के पास काफ़ी थी, तो वो भी एक ओनर थे, पर सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इनके ही पास था। तो ये वहीं पर पॉसिबल जहाँ जो एम्प्लॉय हो स्किल्ड हो, लॉयल हो, क्रिएटिव हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हटा के अपने कंपनी का इंटरेस्ट को पहले रखें। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका लर्नर सेंटर्ड के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ आप अपने स्टूडेंट को फुल फ्रीडम देते हो, आप किस वे से पढ़ना चाहते हो, किस मेथड से पढ़ना चाहते हो। तो ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर सेंटर्ड के अंदर आता है। नाउ द मेरिट्स ऑफ लेजर्स फेयर। नंबर 1 इज़ नो वर्क फॉर द लीडर। लीडर के पास कुछ खास काम नहीं रहता। नंबर 2, सबऑर्डिनेट वर्क विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द लीडर। सबऑर्डिनेट को कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता, वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। डिसीजन कैन बी टेकन ऑन द स्पॉट वाइल वर्किंग एज नो अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। डिसीजन जो है एम्प्लॉय खुद लेते हैं, उन्हें किसी के डिसीजन की या किसी का वेट करना ज़रूरी नहीं है। नाउ द डिमेरिट्स ऑफ द लेजर्स फेयर। नंबर 1 इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ वर्क, यानी कि काम में टाल मटोल करना, कल करूँगा, आज करूँगा, जो टाल मटोल चलते रहता है, विलम्ब करना, इन शॉर्ट टाइम टेकिंग। नंबर 2, लीडर जो मॉनिटर करने वाला अगर ना रहो तो होता है ना, कोई गाइड करने वाला नहीं है तो लोग छितर बितर हो जाते हैं, कोई देख नहीं रहा है सब कहाँ काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सब अपना अलग दुनिया में रहेंगे। नंबर 3, लेस लाइकलीहुड ऑफ गोल्स बीइंग अचीव ऑन टाइम। अगर लोग अपना पर्सनल इंटरेस्ट में ज़्यादा घुसे रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट के ऊपर बारे में कोई नहीं सोचेगा। नंबर 4, ग्रुपिज़म में रिजल्ट इन डिस्कॉर्ड एंड लैक ऑफ यूनिटी। ये भी एक दिक्कत आ सकती है अगर ग्रुपिज़म हो गया तो कभी कभी एक ग्रुप हो जाती है ना, जैसे मोस्टली आप देखेंगे एक ही जन का ग्रुप बन जाता है। अगर जो जिस कल्चर के होते हो उनका ही अपना ग्रुप बना लेते हो तो ऐसे एक यूनिटी जो होता है, लेबर फैक्टर का जो यूनियन का जो यूनिटी होता है वो फैक्टर चला जाएगा फिर। सो ये था हमारा 3 लीडरशिप स्टाइल। होपफुली आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।